सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और आपको बतलाना चाहते हैं कि पहले तो हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 2018 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और उसी के तहत उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, मुझे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्रदान किया। इसलिए हम उनको हृदय से धन्यवाद करते हैं। 3 वर्षों के काल में हमने यथासंभव पिछड़ों के कल्याण के लिए काम किया है। इस भाव से किया है कि सामाजिक समरसता के बिना राष्ट्र में समरसता नहीं आएगी, राष्ट्र विकास नहीं करेगा। जैसे शरीर के सारे अंगों का विकास समान रूप से होना चाहिए क्योंकि सब एक दूसरे के पूरक है, उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र जो हमारे यहाँ परंपरा रही है वो सभी एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के सहयोग से ही राष्ट्र आगे बढ़ता है। कोई अंग बहुत पुष्ट हो जाए, कोई अंग बहुत कमज़ोर हो जाए तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने जो समाज की दौर में शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े पड़ गए हैं, उनके विकास के लिए सारी व्यवस्थाएं की। हमें सौभाग्य मिला कि मैं इस कार्य को आगे बढ़ाता। तो इस कार्य में मैं आपको बतलाऊं कि पहली बार हमने आरक्षण की व्यवस्था केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में किया। उसका परिणाम हुआ कि आज केंद्रीय विद्यालय में 68,815 पिछड़े छात्रों का नामांकन हुआ। पिछड़ों का मेधा सूची से जो जाते हैं, जनरल सूची में अनरिजर्व कोटा से जाते हैं, उनके अलग है, लेकिन आरक्षण से पहली बार 68,815 ये केंद्रीय विद्यालय के डायरेक्टर की रिपोर्ट है जो आयोग को उन्हें दिया है। इसी प्रकार से नवोदय विद्यालय में 39,215 पिछड़ों का आरक्षण संभव हुआ। हमने जोर देकर करवाया था और इसका एक अच्छा प्रभाव हुआ। इसी प्रकार से पहली बार सैनिक स्कूल में पिछड़ों का आरक्षण लागू हुआ, जिसमें 1026 छात्रों का, पिछड़े वर्ग के छात्रों का उसमें आरक्षण हुआ है। इसी प्रकार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध सेंट्रल बॉयज स्कूल्स, उसमें आरक्षण नहीं था, उसमें 27% आरक्षण हमने करवाया। हाँ, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, नीट में लॉ कॉलेज में भी हमने आरक्षण करवाया। लॉ कॉलेज में पहली बार, अब 1-2-3 प्रदेश में अभी लागू नहीं हुआ। मैंने सारे भारत के सारे प्रदेश के डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था और हमने उनको प्रतिज्ञाबद्ध कराया था कि आप इतने दिनों के भीतर लॉ कॉलेज में आरक्षण लागू कर दें। और उसमें से 1-2-3 संभवतः नहीं किया है, नहीं तो सारे प्रदेशों में पिछड़ों का लॉ कॉलेज में आरक्षण हो गया। उसी प्रकार से नीट में 2 साल तक मुझे पापड़ बेलना पड़ा। हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाया और तब फाइनल स्टेज में आ गया था। हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे कि अनुप्रिया ने मालूम हो गया कि तो होने वाला है, तो अनुप्रिया ने पहल की और प्रधानमंत्री ने वहाँ के राजेश भूषण जी सेक्रेटरी हैं, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री को साफ कहा कि इनको इसको घोषित करने ही वाले थे, लेकिन आपकी पहल हो गई तो कल ही कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने आज बुलाकर पूछा है, कल ही उसको घोषित कर दिया गया और उसका परिणाम हुआ है कि इस पहली बार में, हाँ, पहली बार नीट में जो यूजी है, MBBS कोर्स है उसमें, और MS MD जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है उसमें 2500 MBBS में और 1500 और 2500 जो पोस्ट ग्रेजुएट कक्षा है, जैसे MS है, MD है, MSc, उसमें 2500 आरक्षण हुआ। यानी 4000 पिछड़े वर्ग को
जबकि आप जानते हैं कि किसी भी कॉलेज में आरक्षण कराइए, प्राइवेट कॉलेज में यदि आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो MBBS कोर्स के लिए कम से कम 50 लाख डोनेशन लेता है और PG कोर्स के लिए 1 करोड़ से 3 करोड़ तक डोनेशन है। ये जग जाहिर है। तो इसमें तो गरीब छात्र कहीं नहीं आते, लेकिन अब तो गरीब परिवार का लड़का भी अपनी योग्यता से, थोड़ी योग्यता हो तो आरक्षण के बल से अपनी थोड़ी योग्यता, थोड़ा आरक्षण का बल वो PG कोर्स कर सकता है। तो 4000 लोगों को आरक्षण हमने दिलवाया है इस बार, और हर साल यही रहेगा। ये पहली बार हुआ। तो इसी प्रकार से हमने जगह जगह बहुत, अभी तो सच्चाई है कि हमको तो 2 साल कोरोना काल में रुक जाना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन हो गया। न बाहर के लोग अपनी समस्या ला सकते थे, न हम कहीं किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे थे। लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है हमारे सेंटर में है, उसमें हमने आरक्षण पूरा लागू करवा दिया है। हॉस्टल में भी आरक्षण लागू, हॉस्टल जो जिसमें छात्र रहते हैं वो पिछड़ों के लिए कोई आरक्षण नहीं था। पहली बार इस बार आप समझिए कि 2022 में जनवरी से वो भी लागू हो गया। तो आरक्षण का कहीं पालन नहीं हो रहा था। सच्चाई है कि कहीं किसी यूनिवर्सिटी में ठीक से आरक्षण का पालन नहीं होता है। कहीं हमने जहाँ भी सुनवाई की, जिनको बुलाया, हियरिंग की, किसी का रोस्टर रजिस्टर नहीं था। रोस्टर रजिस्टर का मतलब होता है कि कितना रिजर्व कोटा है, कितना अनरिजर्व कोटा है, कितना OBC का होना चाहिए, कितना SC का होना चाहिए, कितना ST होना चाहिए, कितना EWS होना चाहिए, सब का विवरण रहता है। किस नंबर पर किसका जाएगा ये पूरा विवरण रहता है। जैसे पिछड़ों का कोटा है 4 नंबर पर, 8 नंबर पर, 12, इसी तरह से चलता है। तो कहीं किसी को रोस्टर रजिस्टर क्या या तो ज्ञान नहीं है या जानबूझ के बनाया नहीं। DOPT को भी हमने कई बार कॉल किया, DOPT सब करता है। तो उसको कहा कि भाई आप फिर से सर्कुलर जारी कीजिए। तो हमने DOPT को प्रेस करके 2 बार सर्कुलर जारी करवाया और सिद्ध करवाया कि आरक्षण का फार्मूला क्या है, कैसे करेंगे। नहीं तो अभी सारे भारत में दिखाई पड़ता है क्या कि नियम है कि जनरल कोटा अलग होगा और आरक्षण कोटा अलग होगा। जनरल कोटा का मतलब है कि जो भी कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा से, योग्यता से अनरिजर्व कोटा जनरल में जा सकता है, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। हर जाति वर्ग को मेधा के आधार पर, योग्यता के आधार पर जा सकता है, और जो शेष बच जाते हैं उसको 27% आरक्षण देना है। लेकिन होता क्या है कि बेईमानी होती है क्या कि जो मेधावी छात्र हैं, जो उसको जनरल में जाना चाहिए, है ना, उसको भी आरक्षण में दे देता है। और इससे जनरल कोटा में जो पिछड़ों को मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला, और आरक्षण कोटा में जिसको लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। क्योंकि जो जनरल मेधा से जाना चाहिए वो मेधा से जाएगा, और जो वो मेधा से, बुद्धि से या योग्यता से नहीं जा सका, वो कम योग्यता की जो सूची है, आरक्षण की सूची, उसमें जाना चाहिए। तो इस तरह से बेईमानी होती है, और हम समझते हैं कि सारे भारत में बेईमानी होती है। कोई मंत्रालय, कोई ऐसा विभाग नहीं है, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे NTPC हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कहीं भी आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होता है। सब जानबूझ करके कोटा को या तो जानता नहीं या जानबूझ करके उसको नेगलेक्ट करता है। यदि हमें समय मिलता, यदि ये अब कोरोना काल नहीं होता तो हम सबको ठीक कर देते, क्योंकि जहाँ जहाँ भी गए हमने किया। किसी राज्य में ठीक से आरक्षण का पालन नहीं होता। राजस्थान में गए तो क्रीमी लेयर का एक जान लीजिए कि क्रीमी लेयर में, या आप स्पष्ट लिख दीजिए कि क्रीमी लेयर में सैलरी, इनकम, वेतन क्या है, और एग्रीकल्चर मतलब कृषि आय नहीं जोड़ा जाता है ना, चाहे जितना भी हो। केवल क्लास 1 की सर्विस में वेतन जोड़ा जाता है, लेकिन क्लास 2 तक की सर्विस, यदि परिवार में एक व्यक्ति क्लास 2 का सर्विस करता है तो आरक्षण में नहीं आएगा। हाँ, यदि पति पत्नी हो गया
तो वो आरक्षण में आ जाएगा, तो क्रीमी लेयर में चला जाएगा। लेकिन जानबूझ करके क्रीमी लेयर में सैलरी को, एग्रीकल्चर को जोड़ दिया जाता है, जो सरासर अन्याय है। और डीओपीटी के रूल के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, अब पार्लियामेंट के पारित प्रस्ताव के बिल सर्वथा प्रतिकूल है और सारे भारत में चल रहा है। बिहार में भी इस तरह की गड़बड़ी है। मैं बिहार में अभी पिछले साल ही नवंबर में 24, 25, 26 नवंबर को मैंने समीक्षा बैठक रखी, तो उसमें 24 को हमने देखा कि इस जो बिहार सरकार का बजट है 2016-2021 का, उसमें दिया हुआ है कि क्रीमी लेयर में सैलरी इनकम, पेंशन इनकम, एग्रीकल्चर इनकम जोड़ा जाएगा। तो हमने सेक्रेटरी को पकड़ा, चीफ सेक्रेटरी नहीं आ सके क्योंकि उसी दिन मद्य निषेध दिवस मनाया जा रहा था और चीफ मिनिस्टर को भी बुलाया था, लेकिन नहीं आया, सब उसी में व्यस्त थे। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी अंसारी वगैरह आया। हमने कहा कि ये क्या नियम है, ये तो बिल्कुल खराब है। एक तो कर्पूरी ठाकुर की धरती है, सामाजिक न्याय की क्रांति यहाँ हुई है, और यही अन्याय चिराग तेल दे रहा है। तो घबरा गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, यहाँ क्रीमी लेयर में सैलरी इनकम और एग्रीकल्चर इनकम नहीं जोड़ा जाता। हमने कहा कि आपका डीओपीटी क्या कहता है? अरे मतलब ये जो आपका रजिस्टर है गजट में तो साफ है, तो ये तो गजटें देख कर न कोई पदाधिकारी निर्णय करेगा। तो घबरा गया कि नहीं सर, हम इसको तुरंत साफ करते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर 4 सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है पिछड़ों को, आवास सर्टिफिकेट, आय सर्टिफिकेट और फिर जाति सर्टिफिकेट, तब नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है। अब बताइए कि एक ही सर्टिफिकेट बनाने में कितना समय दौड़ना पड़ता होगा, कितनी परेशानी होती होगी, आपने सोचा है? आप एक ही परफॉर्मा में चारों क्यों नहीं देते हैं? तो वो भी मान गया। और दूसरे दिन आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि दूसरे दिन सुधार आया कि एक ही परफॉर्मा पर जाति, आवास